जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं हम नवीन सर द्वारा कराए जा रहे 3 बजे वाली प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, तो 3 बजे वाली सीरीज के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए हम रिवीजन करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो वो बात करेंगे कौन सा है भैया, तो बताएंगे भैया वो है अ, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है मोहिनी अट्टम की जननी, अर्थात जननी मतलब माँ है। ठीक है, मतलब इन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, तो बात करें भैया ये कहाँ की हैं, तो इनके बारे में आइए थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण हम बातें जान लेते हैं। ठीक है, बात करें ये कहाँ की हैं, तो ये केरल की हैं भैया। बात करें कार्यकाल इनका कितना है, तो कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो कार्यकाल हमारा कब से कब तक है वो देख लेते हैं। कार्यकाल है इनका 1915 से लेके 1999 तक इनका क्या है, कार्यकाल है भैया। बात करें मोहिनी अट्टम को, इनका जीवन कहा जाता है, मतलब मोहिनी अट्टम जो नृत्य हमारा शुरू हुआ था उनका जीवनोद्धार करने के लिए हमारे कौन थे, यही हमारी कलामंडलम जी थी। बात करें इनके पति का नाम, तो इनके पति थे कृष्ण मंडलम कृष्ण नागर। ठीक है, जो किससे संबंधित थे, वो कथकली नृत्य से क्या थे, संबंधित थे, कथकली नृत्य से संबंधित थे। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। तो आइए इनके पूरे खानदान के बारे में जान लेते हैं हम। इनके पति का नाम हमने बताया कृष्ण मंडलम था। ठीक है, इनके पोती का नाम क्या था, इनके पोती का नाम था भैया स्मिता राजन, जो किससे संबंधित थी, मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। ठीक है, बात करें इनके शिष्य का क्या नाम था, तो इनके शिष्य का नाम बहुत पूछा जाता है प्रश्न में, मिलाना सेवर सकाया जो थी वो इनकी शिष्य का नाम था। अच्छा, ये प्रसिद्ध क्यों है, यही एकमात्र ऐसी संगीतकार हैं जो मोहिनी अट्टम को अपने देश से बाहर विदेश में ले गई थी। और किस देश में ले गई थी, तो वो ले गई थी आपके रूस में। कहाँ ले गई थी भैया, रूस में ले गई थी। क्लियर है, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी जान लेते हैं हम कि शोभना नारायण किससे संबंधित है, तो कहेंगे भैया वो कथक से संबंधित हैं। महबूब सुभानी किससे संबंधित हैं, तो बताएंगे भैया कव्वाली गायन से ये संबंधित हैं। कव्वाली बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो वो हैं शास्त्रीय हैं, उनका नाम पूछ लेता है। ठीक है, बात करें अनुराधा पांडे जो हैं वो हमारे हिंदी लेखिका हैं। कौन है भैया, हिंदी लेखिका हमारे कौन है, अनुराधा पांडे जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांगडू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पेड़ा पांडुंग के रूप में मनाया जाता है। तो बात करें भैया वो कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भैया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अन्य कुछ देश में इनको किस नाम से जाना जाता है उनको हम देख लेते हैं। बात करें बिहार में तो इन्हें दही चूड़ा के नाम से जाना जाता है, या तिल संक्रांति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये मकर संक्रांति के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, या खिचड़ी पर्व भी इन्हें कहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में कहते हैं। पंजाब में अगर बात करें तो लोहड़ी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भैया, लोहड़ी कहते हैं। एचपी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो माघी कहते हैं। क्या भैया, माघ ही कहते हैं। कहाँ पे, एचपी में कहते हैं। असम की बात करें तो माघ जो बिहू होता है, जो माघ बिहू है वो भैया असम में जो मकर संक्रांति है उसके नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आइए अगले प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं कि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि भैया 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात ही सबसे अधिक है। तो बात करें किनका है भैया, पुदुचेरी का है। कहाँ है भैया, पुदुचेरी का। कितनी है, तो बात करें 1037 इनकी टोटल संख्या है। अच्छा, लिंगानुपाती होता क्या है, तो लिंगानुपाती वो दिखाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो दिखाता है क्या भैया, लिंगानुपात दिखाता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, बात करें कि सबसे कम लिंगानुपाती राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ यूटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपाती राज्य हमारा कौन सा है, यूटी कौन सा है, तो दमन और दीव हमारा क्या है, ये सबसे कम लिंगानुपाती राज्य है। अच्छा, इनकी कितनी है, ये 618 पुरुषों पर है। ठीक है, बात करें भारत में सबसे कम, सबसे ज्यादा राज्य, अब तक हम यूटी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राज्य के बारे में बताना चाहते हैं आपको कि सबसे ज्यादा कौन सा भैया, केरल है, जो कितना है 1084।
ठीक है। बात करें भारत के सबसे कम जो लिंगानुपाती है वो किनका है, तो बात करें हरियाणा का। किनका भैया, हरियाणा का है 879। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें भारत का 2011 में लिंगानुपाती कितना था, तो 943 था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आइए अगले प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है कि राशेश्वर सांख्यिकीय वार वारयान किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, राशेश्वर सांख्यिकीय वारमान किस नृत्य से संबंधित है, तो बात करें भैया किससे संबंधित है, तो वो किससे है, सत्रिया से है। ठीक है, सांख्यिकीय शब्द आपको जहां दिख जाएगा आप बात करेंगे हमेशा वो कहाँ का होता है, असम का होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ठीक है। तो राशेश्वर सांख्यिकीय हमारा कहाँ का है, तो बात करें भैया वो सत्रिया असम का है। ठीक है, बात करें कुछ अन्य जो हमारे हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, सरौदी संख्या कहाँ का है भैया, असम का है। मणिक वार बयान कहाँ का है, असम का है। ठीक है, प्रभात शर्मा कहाँ का है, असम का है। ठीक है, गहन चंद्रा कहाँ का है, असम का है। ठीक है, जतिन गोस्वामी और परमानंद वार बयान हमारा कहाँ का है भैया, असम का ये है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कि गोफ नृत्य। ठीक है, गोफ या गौफ आपको भी नाम दिख सकता है किसी भी प्रश्न में। तो गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बात करें कहाँ का है भैया, गोवा का है। कहाँ का है भैया, गोवा का है। ठीक है, अन्य जान लेते हैं कि हमारे गोवा के कौन कौन से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो बात करें कौन कौन से हैं, तो भैया बात करेंगे फगुड़ी है हमारा, द डोलो है। ठीक है, या ढोलो भी कहते हैं इसको, तरंग मेल है, टोन्या मेल है। ठीक है, या टोनी मेल भी कहते हैं। ठीक है, बात करें हमारे बिहार की, तो बिहार का विदेशिया, सियावट देसिया मतलब जहां भी आपको दिखेगा वो जान लीजिए बिहार का है। ठीक है, विदेशिया जाट जटिन। ठीक है, ये कहाँ का है भैया, बिहार की बात करेंगे। उड़ीसा का भैया बाघा नाचा घूमरा। ठीक है, बाघा कहाँ नाच रहा है, कहाँ घूम रहा है, तो उड़ीसा से याद करेंगे हम, क्या दिशा से। ठीक है, तो बात करें यूपी का हमारा क्या है, ख्याल है। और चरकुला हमारा कहाँ का है भैया, उत्तर प्रदेश का है। अगले प्रश्न की रिवीजन कर लेते हैं हम, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं। तो मैरी कॉम हमारे हैं वो किस राज्य से हैं, सब लोग जानते हैं मणिपुर से ये संबंधित हैं। ठीक है, बात करें मणिपुर के अन्य खिलाड़ी की हम बात कर लेते हैं। तो मणिपुर के जो अन्य खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं, तो बात करें मीराबाई चानू किससे हैं भैया, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित हैं। बात करें सुशीला चानू, ये किससे हैं, हॉकी से हैं। एस नीलाकांता ये कहाँ से भैया, हॉकी से हैं। एल सुशीला देवी जूडो से हैं। ठीक है, पहली महिलाएं हैं ये जूडो से। ठीक है, बात करें कि अगर पूछ लेता है आपको प्रश्न में कि जो हमारी मैरी कॉम जी थी इनके कोच का नाम क्या था, तो उनके कोच का नाम डिंको सिंह। क्या नाम था भैया, डिंको सिंह। ये क्या थे, एक बॉक्सर थे। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था, इन्हें 1998 में एशिया गेम्स में क्या गोल्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, अन्य नाम अगर देखें कि मैरी कॉम का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इनका एक बुक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अनब्रेकेबल जो इनका बुक है वो किनकी है भैया, मैरी कॉम की है। बात करें ये ओलंपिक मेडल कब लाई थी, तो पहली बार ओलंपिक मेडल 2012 में कौन सा मेडल लेके आई थी, कांस्य मेडल मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। अच्छा, बात करें कि ओलंपिक मेडल 2012 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे भैया इनका आयोजन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, लंदन में हुआ था। बात करें कि खेल रत्न पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, तो इन्हें खेल रत्न पुरस्कार 2009 में दिया गया था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। अच्छा, ये अलग कैसे हुआ था उनको देख लेते हैं। तो 1907 में हमारा एक अधिवेशन हुआ था, कौन सा, सूरत अधिवेशन। कौन सा हुआ था भैया, सूरत अधिवेशन, जिनके अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे थे रास बिहारी जी थे, इनके अध्यक्ष थे। अच्छा, इनके अध्यक्ष जो हमारा कांग्रेस दल था ये दो दलों में टूट गया था। कौन सा, एक भैया एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, जिसमें गरम मिजाज वाले लोग रहते थे उन्हें गरम दल कहा जाता था, जो नरमी वाले रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था भैया, उन्हें नरम दल के नेता कहा जाता था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, 1916 की अगर हम बात करें तो लखनऊ अधिवेशन जो था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था भैया, 1916 में हुआ था। अच्छा, बात करें इनके अध्यक्ष की, तो इनके अध्यक्ष से कौन थे भैया, AC मजमूदार जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। बात करें 19 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशन कांग्रेस ने इसे अपनाया था। ठीक है, मतलब ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो समझौता हुआ था कब अपनाया था, 29 दिसंबर 1916 में इंडियन कांग्रेस ने इसे अपनाया था। बात करें इसके 2 दिन बाद 31 दिसंबर 1916 में,
ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसे अपनाया। कब अपनाया भैया? 1916 में, 2 दिन बाद, मतलब 31 दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग ने इसे अपनाया। बात करें समझौता की, तो समझौता इनके बीच क्या हुआ था, समझौता कौन किया था? तो तिलक जी और जिन्ना के प्रयासों से यह समझौता पूर्ण हुआ था। बात करें इनकी कुछ शर्तें थी, वो कौन कौन शर्तें थी उनको देख लेते हैं। शर्त को स्वीकार कौन सा किया था? केंद्र सरकार ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व का जो भाग है वो कितना रहेगा? 1/3 भाग रहेगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो बताएं अगर हम आपको, तो शुंग वंश की जो स्थापना है वो किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, ये गद्दी पे कर बैठे थे, तो गद्दी पे इनके बैठने का जो समय है वो 185 BC में गद्दी पर बैठे। बात करें कि ये जो शुंग वंश की स्थापना क्यों किए थे? ये बौद्धिक धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए इन्होंने ये वंश शुरू किया था। मतलब कि एक समय था जब लोग हिंदू धर्म का मतलब इधर उधर भाग रहे थे, तो वहाँ पे एक बौद्ध धर्म की पुष्यमित्र शुंग ने इनकी स्थापना की, जिनका बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापन, मतलब पहले बौद्ध धर्म था उनका पुनर्स्थापन कौन किया था भैया? वो शुंग वंश पुष्यमित्र ने किया था। अच्छा, पुष्यमित्र जो थे वो शुंग स्थापित किया। ठीक है, कहेंगे हाँ भैया ठीक है। बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यही कौन थे? वैद्रथ थे। और इन्हीं का हत्या करके, मतलब कौन? वैद्रथ की हत्या करके हमारे कौन से पुष्यमित्र शुंग जो थे वो गद्दी पर बैठे। कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे देख लेते हैं कि शुंग वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो शुंग वंश की राजधानी हमारी विदिशा बनाए थे। ये कौन सी बनाए थे? विदिशा बनाए थे। अच्छा, शुंग वंश का अंतिम शासक तो वो कौन था? देवभूमि था। कौन था भैया? देवभूमि था। अच्छा, अशोक के पूछा जाता है, अशोक के जो स्तूप है वो किसने तुड़वाया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने ही तुड़वाया था, लेकिन बनवाए भी थे। तो कौन सा? भरहूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था भैया? पुष्यमित्र जी ने करवाया था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पे है? तो कहेंगे भैया वो MP में है। केसरिया स्तूप का बिहार में है। धमेक स्तूप यूपी में है। कहेंगे हाँ भैया ठीक है। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इनमें क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, इन्हें हम दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कब? जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था। ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ शर्तें थी। इन्होंने इस शर्त मांगी थी कि भारतीय नमक बनाएंगे। अब से जो भारतीय नमक पर कर लगता था वो अब भारतीय जो लोग थे वो नमक बना सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की इन्होंने शर्त मांगी। ठीक है, कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, राउंड टेबल भी होता था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता था, गोल मेज सम्मेलन, इनके कुल कितने टोटल जो गोल मेज सम्मेलन हुए थे वो कितने हुए थे भैया? वो हुए थे कितना? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। बात करें आयोजन की, तो आयोजन कहाँ होता था भैया? ये लंदन में आयोजन होता था। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो ब्रिटिश जो कौन थे भैया? ब्रिटिश PM हमारे जो थे वो इनकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? रैमजे मैकडॉम्स। ठीक है, SSCGT में पूछा गया प्रश्न है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था उनमें ब्रिटिश जो PM थे उनका नाम क्या था? तो वो कौन थे भैया? रैमजे मैकडॉम कौन थे भैया? ब्रिटिश PM थे। बात करें फर्स्ट गोलमेज टेबल कब हुआ था? तो वो हुआ था भैया 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सेकेंड गोलमेज ग्राउंड राउंड टेबल, यहाँ ग्राउंड नहीं सॉरी यहाँ राउंड होगा। ठीक है, यहाँ सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ था वो कब हुआ था भैया? तो बात करें वहाँ पे 1931 पे 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932। ठीक है, ये 3 हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अच्छा, 1931 हुआ था, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। जो कांग्रेस मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू हमारी जो थी वो इनमें शामिल हुई थी। किसमें? सेकंड गोल्ड मेल जहाज जो से ये गांधी जी गए थे। अच्छा, बात करें कौन अपने खर्च पे गया था? तो मदन मोहन मालवीय हुआ, एनी बेसेंट हुआ, ये लोग कैसे गए थे? अपने खर्च पर गए थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें कि ऐसा कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सब लोग जानते हैं कि ऐसे केवल एक ही थे हमारे BAR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो इनके तीनों भाग में क्या हुए थे? ये भाग सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो कहेंगे हाँ भैया ठीक है। बात करें कि M जयशंकर जो थे ये भी तीनों भाग में, मतलब कौन कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो हमारे एक BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, फिर बात करें तेज प्रताप सांझू। ठीक है, यहाँ सांझू लिखा हुआ, तेज प्रताप सांझू जी थे, वो क्या थे? वो इसमें शामिल थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
तो किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो कौन थे भैया? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, या मुंशी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी भी इनके नाम से जाना जाता है। बात करें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो वो कौन कहा था भैया? N.A. पालिक वाला जो थे वो इन्हें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठाकुरदास भार्गव जो थे वो संविधान की जो आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। कहेंगे हाँ भैया, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो बताएंगे भैया प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका का जो स्रोत है वो किससे लिया गया है? तो बताएंगे भैया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहेंगे हाँ भैया, क्लियर है। बात करें प्रस्तावना की भाषा जो थी वो कहाँ से ली गई थी? तो वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया हुआ था। तो कहेंगे भैया क्लियर है। बात करें अगले प्रश्न की, तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो वो कौन थे? वो भैया थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया, क्लियर है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ठीक है। तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो बताएंगे कितना हिस्सा है? 2.4% जो है वो हमारा भारत का हिस्सा है। बात करें भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो सभी के मुंह जबान पे ये चीज़ रटी होनी चाहिए। बात करें कि भारत जनसंख्या में विश्व का कितना परसेंट है? तो बात करेंगे 17.6% हमारा क्या है? भारत है विश्व की जनसंख्या से। बात करें विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो बात करेंगे भैया 7वां स्थान है। तो आइए क्रम से जान लेते हैं हमारा क्रम कौन कौन सा है। सबसे पहले पे कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, फिर थर्ड पे है। तो बात करें भैया पहले पे है क्या? रूस, फिर क्या है भैया? कनाडा, फिर क्या है भैया? चाइना, फिर हमें अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। 7वें नंबर पे कौन सा है भैया? भारत है। पूछ लेते हैं कभी कभी 8वें नंबर पे कौन है, तो बता देना क्या कि अर्जेंटीना जो है वो 8वें नंबर का हमारा देश है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इनको अगर हम याद करें ट्रिक से तो बताएंगे क्या भैया कि होता ट्रिक क्या है कि रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बन रहा है तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखें कि पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई जो है वो कितनी है। जब आप भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो पूरी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। क्लियर? बात करें उत्तर से दक्षिण तक भारत की पूरी लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है। बात करें विश्व में जो हमारा स्थल है वो कितना है, जो वाटर है वो कितना, लैंड कितने हैं और वाटर कितने हैं। तो बात करें भैया हमारा जो लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं वो कितना है भैया? 29% है। बात करें जो वाटर है वो कितना है? 71% है। तो केवल 29% पे ही हम लोग पृथ्वी पे पूरे रहते हैं। क्लियर? भारत में मुख्य भूमि की जो लंबाई है, मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं, मतलब जो पानी से घिरा हुआ नहीं है, बात करें उनके मुख्य जो भूमि है उनकी लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। बात करें तट रेखा जो द्वीपों को समी, यहाँ आपका क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला लीजिए और उधर लक्षद्वीप मिला के जो पूरे द्वीप हैं उनको मिला के अगर बात करें लंबाई की तो कितना भैया? 7,516.6 किलोमीटर है। आपको पॉइंट भी याद रखना है, पॉइंट में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। बिना द्वीपों के तट रेखा जो है, अगर हम द्वीपों की बात ना करें तो हमारी तटीय रेखा कितनी है, तो बात करेंगे भैया 6100 किलोमीटर हमारी क्या है? तटीय रेखा है। आगे ये प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भैया कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय की बात कर रहे हैं तो कौन सी होती है भैया? खासी पहाड़ियाँ होती हैं। मेघालय की कुछ अन्य पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। होती कौन सी भैया? गारो, खासी, जयंतिया, सबको रटा होगा। और बात कर लेते हैं कि जो खासी पहाड़ी की सबसे छोटी ऊंचाई जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो बात करें भैया लुम सिलांग जो है हमारी भैया सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? 1968 मीटर है। ठीक है। बात करें अन्य पहाड़ियों की, हम बात कर लेते हैं कि जो अन्य पहाड़ियाँ वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। बात करें हमारे अन्य पहाड़ियों की तो जो हमारा नीलगिरी है वो कहाँ है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। शिवालिक हिमालय, वही आप पढ़े होंगे, महान, ग्रेटर, और जो ग्रेटर होता है शिवालिक होता है और लघु हिमालय होता है। ठीक है। तो बात करें अरावली
ये पड़ता है भैया आपका मासीग्राम चेरापूंजी में। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारी कौन सी है? यही अरावली पर्वत है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारा जो दिल्ली है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप हमें इसे कमेंट करके बताइएगा। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो बात करें भैया गुरु शिखर है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में मिलती है। कितना ही इसे इसका है? 1722 मीटर जो है इसकी पूरी ऊंचाई है। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। आगे के प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बन रहा है? तो अगला प्रश्न हमारी बन रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत में कब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो आप सभी को पता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, अब वही बदल के क्या बन गया? नीति आयोग बन गया है। तो उनकी अगर हम बात करें कि 1951 में पहली हमारी पंचवर्षीय योजना बनी थी। बात करें अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम हमेशा इसके अध्यक्ष होते थे। कौन? पीएम नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो भैया ये कौन थे भैया? गुलजारी लाल नंदा जी हमारे कौन थे? उपाध्यक्ष थे हमारे। बात करें कितने बजट की बात हुई थी? तो 2059 करोड़ रुपए की हमारी बात हुई थी। विकास लक्ष्य कितना था? 2.1% हमारा क्या था? विकास लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था किसमें? पहले पंचवर्षीय योजना में। शुरुआत कब हुई थी? तो तारीख याद कर लीजिएगा, 8 दिसंबर 1951। 8 दिसंबर 1951। अच्छा पूछ लेता है कभी कभी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर जो मॉडल है इस पे हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। किस पे जोर दिया गया था भैया? कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, जो दूसरी थी हमारी वो औद्योगिक पे जोर दिया गया था। ठीक है, क्लियर? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और कब कब शुरू हुई थी। ठीक है, बात करें कुल पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी थी। फर्स्ट की बात करें, याद कर लेना, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। फिर आपका गैप था जो इसमें प्लान हॉलीडे आपका आया था। कितना था? कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक। क्लियर? बात करें भैया जो अगला हमारा चौथा आया था वो कौन सा भैया? कब से कब तक था? 69 से 74 तक, 74 से 78 तक। फिर गैप आया था। ठीक है, तो इसके बाद जो गैप आया था आपका वो कितना था? 1978 से लेके 80 तक। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें फिर अगला क्या? 80 से 85, 85 से 90। फिर गैप आया 90 से 92, 2 साल का गैप था। 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 7, 7 से 12। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताएंगे भैया कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण का, तो Na2CO3.10H2A जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। बात करें इन्हें ही हम धमन सोडा कहते हैं। NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्राइड कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। क्लियर? सर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, जिसे हम जिगर कहते हैं। इसे लीवर भी आपको, यकृत या जिगर भी आपको प्रश्न में देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या? लीवर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबको पता है भैया, जो जांग की होती है जिसे फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, कान की जो हड्डी होती है। इन्हें कर्णांधि भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि हमारी ये तो अभी बात की है कितनी, जो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है वो कौन सी होती है भैया? यकृत होता है, जिगर होता है। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? वो पीनियल ग्रंथि होती है। कहाँ पाई जाती है भैया? माइंड में पाई जाती है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिवीजन करते रहिए, प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, लाइक हमारे चैनल को ASB क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।